Hey guys, this is CACMA आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों, मैं हमेशा से बोलता हूं कॉस्टिंग आसान है, कॉस्टिंग आसान है दोस्तों, और हर बार हम लोग हर एग्जामिनेशन में इस बात को प्रूव भी करते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो CMA फाइनल SCM का पेपर हुआ, जो कि जून 2024 का पेपर था। एंड हर बार की तरह इस बार भी पूरा का पूरा पेपर अपनी बुक से था, और उस चीज को भी हम प्रूव करते हैं बाकायदा विद द क्वेश्चन नंबर कि हमारी बुक का कौन सा क्वेश्चन नंबर है। तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं, आपके सारे फ्रेंड्स में आसपास में डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट मिल ही जाएंगे, ऑल ओवर इंडिया में हर जगह पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर सिनेरियो क्या है कि सर आज के पेपर का एनालिसिस सर हम कैसे मान लें कि आपकी बुक से आया, और हम लोग इस वीडियो को क्यों देखें। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। पहली चीज, वीडियो के एंड में एक बहुत ही शानदार तरीके का एनालिसिस देखने को मिलेगा, प्लस आपको कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस भी देखने के सॉल्यूशन भी देखने को मिलेंगे जो कि शायद आपको और कहीं पर भी ना मिले। तो इसलिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, वीडियो को लाइक नहीं किए बिना नहीं जाना है। एंड वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से बताएंगे कि आपके MCQs में आउट ऑफ 30 कितने मार्क्स आ रहे हैं। और आपके, अगर आपने मेरे से क्लास ली है या मेरी बुक ली थी, तो डेफिनेटली आप अपना फीडबैक वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। उनमें से कुछ चुनिंदा आप लोगों के साथ मैं फीडबैक शेयर कर रहा हूं, जहां पर स्टूडेंट का कहना है सर मजा आ गया, एग्जामिशन डेफिनेटली ग्रांटेड है। देन कुछ स्टूडेंट का कहना है पेपर वाज सो इजी, कुड नॉट अटेम्प्ट 14 बट रेस्ट क्वेश्चन वर सो इजी एंड फ्रॉम योर मैट ओनली। देन स्टूडेंट का कहना है पेपर वाज फ्रॉम योर मैट, आशुतोष सर के जो मैट से ही था, मैक्सिमम कवरेज आपकी ही बुक से थी, मोस्ट ऑफ द सम फ्रॉम आवर स्टडी मटेरियल ओनली। देन स्टूडेंट का कहना है सर पेपर वाज गुड एंड नाउ आई कैन से कॉस्टिंग आसान है। स्टूडेंट कहता है कि भाई साहब अब मैं कह सकता हूं। एंड देन आप लोगों के लिए एक स्टूडेंट का फीडबैक, और फिर ये आपके बुक का बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक से थे, और वो मैं बाकायदा क्वेश्चन नंबर वाइज बता रहा हूं। थैंक यू सर, पेपर पूरा अपने मॉड्यूल से ही था, मजा आ गया। देन उसके बाद में ऑलमोस्ट फुल कॉन्सेप्ट फ्रॉम अवर बुक। देन उसके बाद में सब बुक से था बॉस, एनालिसिस तो टॉप नॉच। देन उसके बाद में मैक्सिमम क्वेश्चन कवरेज, एंड इस तरह के बहुत सारे फीडबैक्स आए हैं। मैं एक एक करके सारे नहीं दिखा सकता, आप लोग चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि जिसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको यहां पर लाइन में भी आपको दिख रहा है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो वहां से जाकर के आप हमारे फीडबैक्स देख सकते हैं। अब हम चलते हैं सर, जिसके लिए आप लोग यहां पर आए हैं, जिसके लिए आप लोग यहां पर मेरे साथ जुड़े हैं, वो क्या है सर, पेपर का एनालिसिस आप कर दीजिए। एज वेल एज आप हमें यह भी बता दीजिए कि सर MCQs में कैसे कैसे मार्क्स आएंगे और क्या कुछ रहेगा उस सब चीजों के लिए। तो आइए दोस्तों, हम एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं। पहले MCQ से स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ कहता है सर ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। अब ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी क्या होती है दोस्तों, रेड ओशन और ब्लू ओशन दो स्ट्रेटेजी होती है। रेड ओशन जैसा कि मतलब लाल सागर, लाल मतलब खूनी सागर, दैट मींस जहां पर कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतिस्पर्धा है। रेड ओशन भाई साहब गला कटेगा तो खून आएगा, खून इज रेड। एंड ब्लू ओशन दैट मींस आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर है पूरा पानी, तो वहां पर उस सिनेरियो में क्या होगा, कोई कंपटीशन नहीं है। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर हो जाएगा मेक द कंपटीशन इररिलेवेंट। कंपटीशन है ही नहीं तो इररिलेवेंट हो गया, तो ऑप्शन रहेगा सी। देन क्वालिटी कॉस्ट, जो कि आपकी डिफेक्ट को अनकवरिंग के प्रोसेस के अंदर जो भी आपकी कॉस्ट लगती है, क्वालिटी कॉस्ट, वो होती है अप्रेजल, आंसर रहेगा ए। देन आता है आपका एक प्रैक्टिकल सम, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से बेसिक का क्वेश्चन है। क्या कहता है, स्टैंडर्ड प्राइस दे रखी है, एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस दे रखा है, और आपसे एक्चुअल परचेज प्राइस पूछी है। अब आपको पता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, स्टैंडर्ड प्राइस जो कि है हमारी 7.2 माइनस एक्चुअल प्राइस जो हमें निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी आप करोगे तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है सर, एक्चुअल क्वांटिटी है हमारी कितनी दे रखी है भैया, एक्चुअल क्वांटिटी सर, एक्चुअल क्वांटिटी है हमारी 3200, और ऐसा करके आपके पास फेवरेबल 960 आएगा। फेवरेबल 960 मतलब कि प्लस का 960। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका आंसर आ जाएगा 6.9। तो 6.9 विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा, इंटर लेवल का क्वेश्चन था। देन आता है ब्रेक इवन एनालिसिस का एक छोटा सा टॉपिक, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत अच्छे से आप लोगों को याद होगा कि भैया आप लोगों का जो ब्रेक इवन सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, उसका जो रेशियो होता है वही रेशियो आपके फिक्स कॉस्ट का और प्रॉफिट का होता है। ये मैं आपको ब्रेक इवन एनालिसिस के पहले लेक्चर में समझाता हूं। तो अकॉर्डिंगली आपको यहां पर देखेंगे तो क्वेश्चन ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है 40%, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 40 है तो ब्रेक इवन सेल विल बी 60।
तो सेम एज इट इज यही रेशियो रहता है आपका फिक्स कॉस्ट का प्रॉफिट का। तो ये 60 तो ये 40। आपको यहां पर क्या दे रखा है सर, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 1,12,500, तो 1,12,500 इज इक्वल टू है 60 के, तो प्रॉफिट पूछा है जो कि है 40 के बराबर। तो क्या होगा 112,500 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 40, तो आंसर हो जाएगा 7,500, तो आंसर विल बी बी। देन उसके बाद में आता है पे ऑफ मैट्रिक्स जो कि मैक्सिमम मिनिमैक्स क्राइटेरिया से होता है। सिंपली आपको क्या करना है, आपको प्लेयर ए है, दो रो वाइज आपको क्या करना है, इनकी मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो कि है आपका -1 एंड 6, और इनका प्लेयर बी जो है उनकी जो भी वैल्यू है उनके लिए हमको करना है मैक्सिमम वैल्यू। तो इस वाले कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू 16, इस वाले का 8, इस वाले का 6, और आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू का मिनिमम निकालना है और मिनिमम वैल्यू का मैक्सिमम निकालना है। बोथ विल बी सेम वैल्यू, अगर सेम वैल्यू आती है तो यही आपका वैल्यू ऑफ गेम हो जाएगा, तो आंसर विल बी ए। तो अकॉर्डिंगली इसका आंसर हो जाएगा ए। देन आता है ये क्वेश्चन जिस पर मैंने लिखा है कंफ्यूजन। दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन दिया है इंस्टीट्यूट ने जहां पर बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। कंफ्यूज क्यों हो सकता है, ये सिमिलर क्वेश्चन डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में हमारे बुक में है, और वहां पर बस अंतर क्या है वहां पर ध्यान रखिएगा, मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन कहता है बेंट लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट फॉर वीसीडी हैज ए कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 4 लाख यूनिट्स, 4 लाख यूनिट बनाने की कैपेसिटी है। द मार्केट डिमांड इज सेंसिटिव टू सेल्स प्राइस एंड द कंपनी कुड सेल 1 लाख यूनिट एट ए प्राइस ऑफ 5,000 रुपए। 5,000 पर वो 1 लाख यूनिट बेचेगा। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, वो ध्यान से पढ़ने वाली बात है। द डिमांड देयर आफ्टर वुड डबल फॉर ईच 500 पर यूनिट फॉल इन द सेलिंग प्राइस। हर 500 रुपए की सेलिंग प्राइस कम होने से आपकी डिमांड डबल हो जाएगी। तो मतलब अगर आप 5,000 में 500 रुपए कम करोगे तो 4,500 होगा, तो डिमांड जो 1 लाख थी वो कितनी हो जाएगी, 2 लाख। फिर 4,500 में आप अगर 500 रुपए और कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा 4,000, तो आपकी डिमांड कितनी हो जाएगी, जस्ट डबल, दैट मींस 4 लाख। क्वेश्चन ने कहा इफ द कंपनी एक्सपेक्ट ए मिनिमम मार्जिन ऑफ 25%, क्वेश्चन ने कहा अगर कंपनी एक्सपेक्ट करती है मिनिमम मार्जिन 25%, लेकिन यहां पर इंस्टीट्यूट ने गलती क्या कर दी, मिनिमम मार्जिन ऑफ 25% बोला, लेकिन यह नहीं बताया कि ये 25% सेल्स का है कि कॉस्ट का है। यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो गया, जैसा कि इस बच्ची ने, ये स्टूडेंट है मेरी, ये कंफ्यूज हो गई। और ये कंफ्यूज इसलिए भी हो गई क्योंकि यहां पर इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई नहीं किया कि भैया ये कॉस्ट पर मार्जिन है कि सेल्स पर है। वैसे इस जगह से अगर इंटरप्रिटेशन निकालते हैं तो ये क्लियरली कहीं ना कहीं दिखता है कि ये सेल्स का है, क्योंकि हम लोग मार्जिन हमेशा हमारी सेलिंग प्राइस पर निकालते हैं। ये इस बच्ची का जैसा इन्होंने टिक लगाया हुआ है, मेरे को यहां पर दिख रहा है, इन्होंने टिक बी पर लगाया है, तो मैं इनको समझ सकता हूं कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहे होंगे जिन्होंने भी ये गलती करी होगी। तो अकॉर्डिंगली आपके लिए 4,000 रुपीज की सेलिंग प्राइस होगी। 25% अगर आपको मार्जिन रखना है तो 4,000 में का 25% कितना होता है सर, 1,000। तो आपकी टारगेट कॉस्ट कितनी आएगी, तो वो आएगी 3,000, तो आंसर होगा 3,000। अब इन्होंने, बच्ची ने जो है, इस स्टूडेंट ने गलती कहां कर दी, ये 25% का मार्जिन ले लिया इन्होंने कॉस्ट पर। अब अगर कॉस्ट 100 है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 125, तो 4,000 अगर 125 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना होगा 3,200। तो इस कारण से इन्होंने इसको 3,200 पे टिक कर दिया। दैट मींस आपका आंसर इन्होंने बी लिख दिया, जैसा इन्होंने टिक लगा रखा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूं। आई डोंट नो कि एक्चुअलिटी में इन्होंने क्या किया, बट आंसर विल बी 3,000 इन दिस केस। तो ये कंफ्यूजन हो सकता था एज ए स्टूडेंट आपको एग्जामिनेशन हॉल में। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का लर्निंग कर्व से। लर्निंग कर्व का ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वेश्चन ने दे रखा है फर्स्ट यूनिट को बनाने में 30 आवर्स लगते हैं, कंपनी का एक्सपेक्टेड लर्निंग रेट है 85%। क्वेश्चन का कहना यह था कि भैया ध्यान से देखिएगा, द कंपनी डिजायर दैट कोटेशन शुड बी बेस्ड ऑन द टाइम टेकन फॉर द फाइनल आउटपुट विद इन द लर्निंग पीरियड विच इज द एक्सपेक्टेड टू एंड आफ्टर कंपनी हैज प्रोड्यूस 200 यूनिट। तो क्वेश्चन का कहना था कि आपका जो कंपनी डिजायर दैट कोटेशन जो है ना वो किसके ऊपर बेस होगी, टाइम टेकन फॉर द फाइनल आउटपुट, जो आपका फाइनल आउटपुट होगा लर्निंग का जो कि है 200 यूनिट। व्हाट विल बी द टाइम पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड। तो 200 यूनिट है, आपको उसका क्या चाहिए फाइनल आउटपुट का। फाइनल आउटपुट का मतलब क्या हुआ भैया, आपके हैं 200 यूनिट, फाइनल आउटपुट का मतलब हो गया 200 वी यूनिट। तो आपको यहां पर क्या चाहिए, टोटल टाइम आप लेंगे 200 यूनिट का, उसमें से आप टोटल टाइम 199 यूनिट का लेस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा उस 200th यूनिट का टाइम, और उसी के बेसिस पर आप क्या करोगे, उसी के बेसिस पर आप ले लोगे आपकी कोटेशन। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको 200 के यहां पर इंडेक्स दे रखे हैं,
तो आपके लिए होगा 0.28867। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट यूनिट के लगने वाले आवर्स से, तो आपके पास 200 यूनिट्स का एवरेज टाइम आ जाएगा। 199 के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 199 का एवरेज टाइम आ जाएगा। अब आप कैसे करेंगे, 0.28867 मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप इसको 30 से, तो एवरेज टाइम आएगा 8.6601। ये लेकिन ये क्या आएगा, ये एवरेज टाइम आएगा। आपको क्या चाहिए, टोटल टाइम। तो एवरेज को आप टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करोगे 200 यूनिट से, तो आ जाएगा आपके पास आवर्स 1732.02 आवर्स। ठीक है जी, इसको मैं एम प्लस में डाल देता हूं। अब मैं निकालता हूं 199 का टोटल आवर्स। वो कैसे आएगा, 0.28901 मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट यूनिट के आवर्स से जो कि है 30, तो मेरे पास एवरेज आवर्स आएंगे 199 यूनिट के एवरेज आवर्स आ गए। अब इसका टोटल आवर्स निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 199 से, तो मेरे पास टोटल आवर्स आ जाएंगे 199 यूनिट्स के जो कि आएंगे ये। अब 200 के टोटल आवर्स में से 199 के टोटल आवर्स को लेस करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से 6.6303। तो आंसर हो जाएगा ए। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपने सही किया होगा। देन इसके बाद में ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन का एक बहुत ही बेसिक सा सवाल था। आपको यहां पर यूनिट्स दी हुई थी, एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगेंगे और कितनी यूनिट कितने ऑर्डर्स लगने वाले हैं वो आपको दिया हुआ था। आपको सिंपली कुछ नहीं करना था, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, इसको इससे मल्टीप्लाई करना था। तो 500 यूनिट को अगर आप 1.5 आवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 मल्टीप्लाई बाय 1.5, दैट मींस टोटल आवर्स है 750 और आपके मशीन रिलेटेड कॉस्ट है 135400। अगर उसमें आप 750 का डिवाइड लगाओगे तो आपके पास पर आवर कॉस्ट आ जाएगी 1.80। और आप देखो मेरे को यहां पर दूसरे की निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 180.53 मेरे पास और कोई दूसरे ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर विल बी बी। बहुत बेसिक सवाल था, आप कर पाए होंगे। देन ये वाला सम मैं बोलता हूं, अगर किसी बच्चे ने इसको एक्चुअल में डेटा एनालिटिक्स वाला टॉपिक ढंग से देखा होगा या उसके थ्योरी को लर्न किया होगा तो ही आपसे ये हो पाया होगा, नहीं तो अदरवाइज जैसे यहां पर मुझे इनका ये टिक नजर आ रहा है, इन्होंने इसके ऊपर यूजुअली हमारी आदत होती है कि यार बी और सी ओनली या ऑल ऑफ दी अबव, ये वाले सम हम लोग फाइनल आउटकम देते हैं। बट द थिंग इज कि आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर नॉट द फीचर्स ऑफ, ओके ओके ओके, यस गॉट इट। इन्होंने पूछा है नॉट द फीचर्स ऑफ, ओके, तो नॉट द फीचर्स ऑफ में इसका आंसर बिल्कुल डेफिनेटली डी आएगा। नॉट द फीचर्स, मुझे लगा कि क्वेश्चन ने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ जेडॉक्स। मैं बता दूं आपको, ये जो ए है ये फीचर है बेसिकली जेडॉक्स का, एंड ये जो आपके बी और सी जो है ना ये बेसिकली जोहो के हैं, ये जोहो टूल के फीचर्स हैं। तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फीचर्स ऑफ, तो जेडॉक्स की कौन से फीचर नहीं है, तो जेडॉक्स की कौन से फीचर नहीं है, तो देन आंसर विल बी डी। तो आंसर बिल्कुल डेफिनेटली इसका, अगर आपसे नॉट द फीचर्स पूछा है तो आंसर विल बी डी, नॉट ए। ए का ए जो है वो आपके फीचर है, बी और सी इसके फीचर नहीं है। तो आपने अगर यहां पर वही वाला कॉन्सेप्ट लगाया होगा बी और सी एंड ऑल ऑफ द अबव वाला कॉन्सेप्ट लगाया होगा तो आपका आंसर सही रहा होगा। देन 10th, अगेन यहां पर अगर आपने इसको नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आपको समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं। एनालिसिस ऑफ डेटा सेट हैज रिवील्ड दैट फैक्ट दैट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस हैज रिड्यूस्ड फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो प्रॉफिट है ना वो रिड्यूस हो गया। अब ये आपके लिए कौन सा है, तो भैया क्लियरली नजर आ रहा है कहीं ना कहीं डेस्क्रिप्टिव डेटा हमको दे रहा है, तो डेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 11th पर आते हैं तो यहां पर अगेन एक कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन क्या है, ये क्वेश्चन आता है रिलेवेंट कॉस्टिंग से। रिलेवेंट कॉस्टिंग में यहां पर क्या है, आपको रिक्वायर्ड मटेरियल है 800 किलो। क्वेश्चन का कहना है कि 500 किलो हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक में है, लेकिन क्वेश्चन ने हमें यह नहीं बताया कि वो जो 500 किलो हमारे पास स्टॉक में है वो रेगुलर इन यूज है या रेगुलर इन यूज नहीं है। सर उससे क्या फर्क पड़ जाएगा दोस्तों, अगर वो रेगुलर इन यूज है तो उस केस में हमारे को जो 800 यूनिट है वो पूरी की पूरी बाहर से ही परचेज करनी पड़ेगी। तो ऐसे केस में 800 केजी को हम 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा कई बच्चों ने करा भी होगा। 800 का आप 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 640, दैट मींस ए। लेकिन क्वेश्चन ने आपको यह नहीं बताया कि भाई साहब रेगुलर इन यूज है या कि नहीं है। अगर मैं ये मानता हूं कि रेगुलर इन यूज नहीं है तो मैं कहूंगा कि 500 किलो का जो रॉ मटेरियल है उसको तो मैं आउट ऑफ मतलब मार्केट में बेच दूंगा। अब मार्केट में बेचूंगा तो किस रेट में बिकेगा, क्वेश्चन ने कहा 200 रुपए में। तो 500 रुपए जो मेरे को है वो मैं 200 में बेच सकता हूं, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी माय रिलेवेंट कॉस्ट। तो 200 रुपए तो वहां से आ गए, बट स्टिल मेरे को 300 यूनिट और चाहिएंगी, तो वो मैं बाहर मार्केट से परचेज करूंगा जो कि है 0.8 पर केजी। तो 300 मल्टीप्लाई 0.8 तो वो होगा 240,
240 प्लस 200 तो आएगा आंसर 440। अब यहां पर कंफ्यूजन है, इस जगह इंस्टीट्यूट को क्लैरिफाई करना चाहिए था, इसीलिए बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो गए होंगे। अब यहां पर इस जगह पर अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब अजम्पशन तो हम तब लगाए ना सर जब क्वेश्चन में हमारे को ABCD ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए उसका आंसर के लिए डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत हो। अब क्वेश्चन तो कहता है ओनली चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब करेक्ट ऑप्शन तो सर ए भी है, बी भी है। ए करेक्ट है अगर हम लोग इसको रेगुलर इन यूज मानते हैं, बी करेक्ट है अगर हम इसको रेगुलर इन यूज नहीं मानते हैं। तो दोस्तों ये कंफ्यूजन है मेरे हिसाब से। इसमें आंसर जो रहेगा तो मैंने यही मानते हुए चला है कि रेगुलर इन यूज नहीं है, तो अकॉर्डिंगली मैंने रिलेवेंट कॉस्ट को कंसीडर करते हुए इसका आंसर बी माना है। आई डोंट नो इंस्टीट्यूट क्या कंसीडर करेगा क्या नहीं करेगा, कॉन्सेप्ट दोनों का मैंने आपको समझा दिया, बट ये एक क्वेश्चन मार्क है इंस्टीट्यूट का कि भैया वो क्या करने वाले हैं। देन आता है आप लोगों के लिए एक मैक्सिमा मिनिमा का सम है। ये मैक्सिमा मिनिमा का सम है जहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी यूज करना है। आपको यहां पर टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है और मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 25। आपको पता है मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है आपके टोटल रेवेन्यू का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो आपके मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है। अब आपने इसको कैसे सॉल्व किया होगा, 1/3 जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो आपने क्या किया होगा, भैया पेन क्यों नहीं चल रहा, भाई मेरा पेन नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं आप समझ लो। यहां पर इस स्टूडेंट ने भी वैसे बिल्कुल सही से किया है। तो 1/3 x की पावर 3 है। अब x की पावर 3 है तो आपने क्या किया होगा 3x की पावर 2। अब इस वाली इक्वेशन को 1/3 वाली की बात कर रहा हूं, 1/3 x की पावर 3 है तो x की पावर 3 को आपने कैसे लिखा होगा 3x की पावर 2। तो 3 से जो डिवाइड में 3 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा x की पावर 2 माइनस x की पावर 2 माइनस x की पावर, यहां पर x की पावर 2 माइनस, अब x की पावर जो 2 है वो क्या हो जाएगा 2x प्लस 10x है वो क्या होगा 10, और जो आपका प्लस 5 है वो आपके लिए उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो अकॉर्डिंगली इसकी इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 25। आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको क्या करना होता है, RHS में इज इक्वल टू में 0 डालना होता है। तो इस ये इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। और जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 5, तो C विल बी द करेक्ट आंसर। देन इसके बाद में ये पूछता है कि मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट हो, उसको अगर हम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करें तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, तो आपको मैंने बताया था अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स भी कहते हैं उसको। तो अकॉर्डिंगली यहां पर अगर मैं बात करूं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स बोलूं तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलें या रिग्रेट बोलें, एक ही बात है, तो आंसर विल बी रिग्रेट मैट्रिक्स। देन इसके बाद में आता है कि आपकी भैया सिमुलेशन की स्टेप, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगी, तीनों की तीनों स्टेप फॉलो होती है। देन आता है आपका लास्ट वन में आपको यहां पर एक छोटा सा सम है लेकिन अच्छा सम था, क्योंकि यहां पर आपको क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन ने आपको एक्सपेक्टेड टाइम दिया हुआ है, मोस्ट लाइकली टाइम दिया हुआ है, पेसिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है, और क्वेश्चन आपसे वेरियांस जानना चाहता है। अब आपको पता है वेरियांस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, टीपी माइनस टीओ डिवाइडेड बाई 6। अब टीपी मेरे को मतलब कि पेसिमिस्टिक टाइम मेरे पास है लेकिन ऑप्टिमिस्टिक टाइम नहीं है, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक टाइम निकाला जा सकता है। सर कैसे, आपको यहां पर एक्सपेक्टेड टाइम दिया हुआ है और एक्सपेक्टेड टाइम जो टीई है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 4TM, मतलब कि 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप मोस्ट लाइकली टाइम से, प्लस कर दीजिए ऑप्टिमिस्टिक टाइम, प्लस कर दीजिए पेसिमिस्टिक टाइम और डिवाइड लगा दीजिएगा 6 का। तो ये करने से आपके पास आएगा 20। अब डिवाइड बाय 6 करने से 20 आएगा, अगर मैं 6 को उधर लेके जाता हूं तो 20 मल्टीप्लाई बाय 6, तो दैट मींस 4TM प्लस टीपी प्लस टीओ, इन सबका टोटल करूंगा तो वो आएगा 120 के इक्वल, और फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा आपके लिए ऑप्टिमिस्टिक टाइम 16। तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम 16, पेसिमिस्टिक टाइम 28, तो 28 माइनस 16 हो जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाय 6 होता है आपका 2, और 2 का स्क्वायर होगा 4, तो अकॉर्डिंगली हो जाएगा सी। तो इसी के साथ आपके 15 के 15 एमसीक्यूज जो है ना वो मैंने आपको पूरे के पूरे सॉल्व करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के बहुत सारे सही हुए होंगे। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में हर एक व्यूअर का यह जानना है कि भैया कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है कि आपके आउट ऑफ 30 कितने मार्क्स आ रहे हैं। मैंने आपको पूरे के पूरे 30 मार्क्स के एमसीक्यू का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। देन इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, ये एक नया क्वेश्चन आया था, इंस्टीट्यूट ने दिया, मेरी बुक से नहीं था भैया, मैं इसको क्लेम नहीं कर रहा हूं। मेक और बाय का एक बिल्कुल नया क्वेश्चन था जो कि 14 मार्क्स के लिए था, और मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट ने ये आपको
खुद ने थाली में परोस के ऑप्शन दिया था कि हाँ जी बच्चों, इसको आप ऑप्शन में छोड़ दो, क्योंकि आपने ऐसा क्वेश्चन ना कभी देखा ना कभी सुना, तो आप इसमें समय जाया ना करो। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी यही किया होगा, इसको स्किप कर दिया होगा। देन इसके बाद में एक ट्रांसफर प्राइसिंग का रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 21 है। आप लोग अगर मेरे स्टूडेंट हैं या मेरी बुक भी रेफर की है तो जाकर के क्वेश्चन नंबर 21 को जाकर के देख लीजिएगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, केवल फिगर्स चेंज है, बिल्कुल एज इट इज कॉन्सेप्ट, एज इट इज लैंग्वेज यूज की गई है, सब कुछ एज इट इज है। बस यहां पर एक्स को ई लिखा है और वहां पर एक्स लिखा है, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है जी। देन उसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का ये जो सम है ना, ये सम एज इट इज हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है। बस अंतर इतना सा है कि जहां आपको जो फिगर्स आपको दिए हुए हैं यहां पर, उसका डिवाइडेड बाय 20 है। मतलब कि वहां पर आपको जैसे परचेज प्राइस यहां पर 38 लाख दिया हुआ है ना, तो 38 लाख की जगह वहां पर हमारे को जो प्राइस दी हुई है वो है 1,90,000, और जो 26 लाख दिया हुआ है उस 26 लाख की जगह हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,30,000। जहां ट्रेड इन वैल्यू 6 लाख दी हुई है वहां पर वही वैल्यू 30,000 दी हुई है। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। जस्ट फिगर जो भी डेटा है उसमें डिवाइड बाय, इन्होंने केवल उसके 20 से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन बना दिया, दैट्स इट। पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है। देन इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4A की। तो 4A जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी अगेन आपको हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा। थ्रूपुट कॉस्टिंग्स का क्वेश्चन है, आप लोग जाकर के वहां से रेफर कर सकते हैं। देन ये लीन अकाउंटिंग का एक थ्योरी क्वेश्चन, इन्होंने पूरे कोर्स में डेस्क्रिप्टिव पार्ट, दैट मींस एक्सेप्ट एमसीक्यू की बात कर रहा हूं, थ्योरी के नाम पर केवल एक ही क्वेश्चन दिया जो कि था लीन अकाउंटिंग का। इसीलिए मैं हमारे स्टूडेंट्स को हमेशा से कहता था कि अगर आप लोग थ्योरी नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि थ्योरी का वेटेज इंस्टीट्यूट, इतने सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं कि उनको कवर अप कर पाना ही इंस्टीट्यूट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो थ्योरी की वेटेज बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट नहीं कंसीडर करेगा। तो अकॉर्डिंगली वही हुआ कि इंस्टीट्यूट ने थ्योरी के नाम पर डेस्क्रिप्टिव में केवल एक ही क्वेश्चन लिया। तो अगर आपने थ्योरी पढ़ी भी थी तो आप इसको कर सकते थे, नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमारी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 1 था लीन अकाउंटिंग के चैप्टर में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करें तो भाई साहब ये वाला क्वेश्चन जो है ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, ये तो भाई साहब एज इट इज क्वेश्चन आ गया है हमारी बुक का, और ये क्वेश्चन नंबर 11 है। आप जाकर के देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 एज इट इज हमारी बुक में सेम आपको यही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद में ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4 का बी। ओल्ड सिलेबस जो कि था एससीएम का, उसमें जून 2023 में एज इट इज फिगर टू फिगर यही क्वेश्चन आया। मेरी एक स्टूडेंट है, आई गेस अन्वेषा नाम है उनका, उनको ना उन्होंने मेरे से कल ही ये डाउट पूछा था, कल इस क्वेश्चन के ऊपर डाउट पूछा था कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे रहेगा। तो मैंने यस अन्वेषा दत्ता करके एक स्टूडेंट है कोलकाता की, तो मैंने उनको ये वाला सम का ना सॉल्यूशन, मतलब मैंने मेरा ऑडियो नोट शेयर किया था। तो ऑडियो नोट में मैंने उनको समझाया था। तो उनका कहना था, अभी जब मैंने उनसे पूछा कि भैया ये वाला क्वेश्चन तो सही से हुआ ना, तो उनका कहना था सर मैंने आपका ये क्वेश्चन ना केवल आपका वॉइस नोट सुना था, उसके बाद मैंने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व नहीं किया, बट टचवुड मेरा एग्जाम में पूरा ये सम बिल्कुल करेक्टली परफॉर्म हुआ। तो ये क्वेश्चन एज इट इज इंस्टीट्यूट ने कॉपी पेस्ट किया है, इवन फिगर्स भी चेंज नहीं किए हैं। देन इसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 लीनियर प्रोग्रामिंग। अगेन आई विल नॉट क्लेम दिस क्वेश्चन फ्रॉम माय बुक, मेरी बुक से नहीं था, बट हाँ लीनियर प्रोग्रामिंग में फॉर्मुलेशन में हमेशा से, अगेन मैंने मेरे स्टूडेंट्स को कहा था कि यार जो न्यू टॉपिक इंसर्ट हुआ है ना लीनियर प्रोग्रामिंग में, वो बहुत लेंथी है। आप देख सकते हो लास्ट 3 अटेम्प्ट में अगेन इंस्टीट्यूट ने लीनियर प्रोग्रामिंग में वही फॉर्मुलेशन वाला ही पार्ट पूछा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इंस्टीट्यूट कभी भी नहीं पूछेगा, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स इंस्टीट्यूट एलपी में आपको फॉर्मुलेशन ही पूछेगा। जिस दिन आपसे फॉर्मुलेशन के अलावा सिंप्लेक्स पर इंस्टीट्यूट जाता है तो मैं आपको बता दूं वो क्वेश्चन आप लोगों के एमसीक्यू में छोड़ने के लिए आएगा। आप लोगों को इतने लेंथी क्वेश्चंस पर नहीं शिफ्ट होना है, आप लोगों को उसको स्किप कर देना है। तो आप एलपी में अगर आपने फॉर्मुलेशन भी किया होगा तो आप कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में 7 मार्क्स में से 4 मार्क्स 5 मार्क्स इजीली क्लेम कर पाओगे, क्योंकि सारी इक्वेशन में से अब अगर कुछ इक्वेशन नहीं भी बन पाई तो भी आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिल जाएगी। देन इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर बी। ये तो भाई साहब नवंबर 2012 का इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पिक किया, एज इट इज फिगर टू फिगर। हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 है। मैं हमेशा से कहता हूं स्टूडेंट को, भाई साहब आप ना एटलीस्ट 15 साल के पेपर जरूर करो। आप देख लो इंस्टीट्यूट ने नवंबर, सर नवंबर में थोड़ी एग्जाम हो सकता है, दिसंबर में। दोस्तों मैंने जब इंस्टीट्यूट के पास्ट एग्जामिनेशंस के जब स्कैनर डाउनलोड किया तो उसमें ये क्वेश्चन नवंबर 2012 के अटेम्प्ट में था। आप स्कैनर में भी देख सकते हो, स्कैनर में भी मिल जाएगा आपको। तो नवंबर 2012 में आया था ये क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्वेश्चन एज इट इज, इवन यहां तक कि इसके जो रैंडम नंबर्स है ना,
ये रैंडम नंबर्स भी एज इट इज है, फिगर टू फिगर सेम है हमारी बुक में, तो ये वाला क्वेश्चन आपका वहां से था। देन इसके बाद में आता है आपका नेटवर्क का, जो हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 28, आप जाकर के रेफर कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 मिल जाएगा। जेड वैल्यू का क्वेश्चन था, 14 मार्क्स का क्वेश्चन था, डेफिनेटली थोड़ा लेंथी जाएगा, हालांकि इसको सही करने में आप लोगों को ज्यादा समय लग सकता है, बट ये एक्यूरेसी डेफिनेटली इसमें आ गई होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूं। समय जरूर लगा होगा, और डेफिनेटली 14 मार्क्स का है तो आपके लिए 30 मिनट्स, 28 टू 30 मिनट्स आपको ऑलरेडी डिवोटेड होते भी हैं इस क्वेश्चन के लिए। देन आता है क्वेश्चन नंबर 8 का ए। दोस्तों एक छोटा सा सरप्राइज आप लोगों के लिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 का ए है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमा, तो आप लोगों का इसका आंसर आया होगा x इज इक्वल टू 29। आपने यहां पर सफिशिएंट कंडीशंस वगैरह सारी मैच कर ली होंगी, आपको यहां पर सिंपली कुछ नहीं करना था। आपको यहां पर देखिए डिमांड दी हुई थी, P इज इक्वल टू प्राइस था, आपको X इज इक्वल टू डिमांड है, आपको पता है कि टोटल रेवेन्यू आपका हो जाएगा P मल्टीप्लाई बाय X, और आपके लिए यहां पर कंडीशन क्या होती है, आपको नेसेसरी कंडीशन चेक करनी होती है, और नेसेसरी कंडीशन ये कहता है कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अब सब समस्या ये है मार्जिनल रेवेन्यू कहां से आए, तो मार्जिनल रेवेन्यू कुछ नहीं होता, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा आपका टोटल रेवेन्यू का, और मार्जिनल कॉस्ट होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू, दिस शुड बी इक्वल। अब ये दोनों इक्वल होंगे, और इनको जब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपके पास डिफरेंशिएशन आप निकाल लेंगे, तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 29। लेकिन अब यहां पर ऑप्टिमम है कि नहीं है ये चेक करने के लिए हम सफिशिएंट कंडीशन मैच करेंगे। तो सफिशिएंट कंडीशन हमने मैच करी, और सफिशिएंट कंडीशन में हमने देखा कि यस सर सफिशिएंट कंडीशन मैच हो रही है। तो भाई साहब आपसे यही पूछा था, एनालाइज कीजिएगा ऑप्टिमम प्रोडक्शन पर वीक, कि कितना प्रोडक्शन पर वीक करना है, तो x इज इक्वल टू 29 आपके पास आ जाएगा। टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट आप x के अंदर वैल्यू डाल करके निकाल सकते हैं। देन इसके बाद में आता है आपका ये पॉइंट क्वेश्चन नंबर बी, 8वें का बी। हमारी बुक में टाइम सीरीज में, मैं यूं नहीं कहूंगा कि हमारी बुक में यार, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरी बुक में भी क्वेश्चन नंबर 5 है। वही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने एज इट इज उठा के दे दिया। वहां पर उन्होंने पूछा था भाई साहब कि हमें तो टूरिस्ट के बता दो कि नंबर ऑफ टूरिस्ट कितने आएंगे, इन्होंने यहां पर पूछ लिया एक्सपोर्ट टर्नओवर अगले 2025 में क्या आएगा। तो भैया आपको याद होगा एक्स की वैल्यू वाला फॉर्मूला याद है, मेरे स्टूडेंट को पता है कि भाई साहब सर ने एक एक्स का फॉर्मूला समझाया था, तो इसीलिए कहता हूं कई बार ना जीवन में एक्स भी काम दे जाता है, दे जाती है। देख लो भैया एक्स की वैल्यू, आपको एक्स जो है ना, एक्स समझते हो ना भैया, आपकी पुराना वाला या पुरानी वाली, तो भैया वो भी आपको 7 मार्क्स दिला के जाती है। इसीलिए कई बार ना पास्ट का भी वैल्यू कर लेना चाहिए। तो ऐसा करके आप लोगों का ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका पेपर था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पूरा एनालिसिस देख लिया होगा। आपको ये पूरा एनालिसिस देखने के बाद क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये पूरा पेपर मोर देन 90% पेपर हमारी ही बुक से था, और हमारी बुक से इसलिए था क्योंकि मैं मेरी क्लास में सब कुछ कवर कराता हूं, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, वर्कबुक, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर। इवन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनको बताना चाहूंगा कि अब ना हम लोग हमारे अभी जस्ट 5 दिन बाद हमने एक नई बुक भी लॉन्च कर रहे हैं, तो आप अपने जूनियर्स को सजेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। हम लोग जहां पहले 4 बुक दिया करते थे, अब हम लोग 5 बुक देने वाले हैं। दैट मीन्स जो हमारे हैंड रिटन कॉन्सेप्ट बुक है ना, वो अब हमारा एससीएम का सार करके एक बुक आने वाली है, और वो रहेगी मल्टी कलर बुक, जहां पर प्रॉपरली कीवर्ड्स को आपके हाईलाइट डिफरेंट कलर में किया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन, सीएमए हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होगा कि एससीएम की हैंड रिटन कॉन्सेप्ट बुक आ रही है, जो कि हम लोग अगले 5 से 10 दिन के अंदर लॉन्च कर देंगे। तो ये वाली जो बुक रहेगी ये हमारे रजिस्टर्ड एज वेल एज अनरजिस्टर्ड दोनों स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हो जाएगी। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर पाएंगे। अब आते हैं एंड में, मुझे आप लोग जरूर से बताइएगा कि अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था मैक्सिमम मिनिमा का, तो क्या 29 आपकी वैल्यू आ गई थी क्या, ये भी मुझे बताइएगा। तो आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, अगर आप मेरे स्टूडेंट है तो पेपर आपको लगा कि नहीं लगा कि भाई साहब कॉस्टिंग आसान है। दूसरा, आपके एमसीक्यू में कितने मार्क्स आ रहे हैं ये भी मुझे बताइएगा। तीसरा, आपके मैक्सिमम मिनिमम में एक्स की वैल्यू 29 आई कि नहीं आई, ये मुझे जरूर बताइएगा। आइए अब छोटा सा एनालिसिस और बात कर लेते हैं थियरी वर्सेस प्रैक्टिकल पेपर की। तो दोस्तों आप देखेंगे थियरी वर्सेस प्रैक्टिकल को अगर मैं डिवोट करता हूं तो आप देखोगे एमसीक्यू में 12 मार्क्स का थियरी था और 18 मार्क्स का प्रैक्टिकल था। वहीं अगर हम लोग डेस्क्रिप्टिव की बात करें तो 7 मार्क्स का थियरी था, 91 मार्क्स का प्रैक्टिकल था। ओवरऑल प्रैक्टिकल वर्सेस थियरी बात करूं तो प्रैक्टिकल पेपर था 109 मार्क्स का, 109 मार्क्स का, एंड थियरी था 19 मार्क्स का। तो ओवरऑल 128 का पेपर। देन बात कर लेते हैं सर कॉस्टिंग वर्सेस क्यूटी।
सर कॉस्टिंग में कितने मार्क्स का, क्यूटी में कितने मार्क्स का, तो आप देखोगे एमसीक्यूज जो हमारा पोर्शन है उसमें 14 मार्क्स की कॉस्ट से था और 16 मार्क्स क्यूटी से था। डेस्क्रिप्टिव की बात करें तो भैया 56 मार्क्स कॉस्टिंग पार्ट से था, 42 मार्क्स का क्यूटी पार्ट से था। ऐसे करके कॉस्टिंग 70 मार्क्स का पूछा गया और आपका क्यूटी 60 मार्क्स का पूछा गया। तो ऑल्दो इंस्टीट्यूट ने कहा साहब 60:40 का रेशियो करेंगे, लेकिन 128 का 60% होता है 76.8, दैट मींस 77 मार्क्स। तो इंस्टीट्यूट को कॉस्टिंग 77 मार्क्स की पूछनी चाहिए थी, बट इंस्टीट्यूट ने 70 मार्क्स की पूछी, क्योंकि क्यूटी में उनको लगता है कि भैया ज्यादा चैप्टर हैं तो उनको कवर अप करो भैया, क्योंकि उनके लिए 40 मार्क्स में ज्यादा चैप्टर थे तो उन्होंने 40 को 58 कर दिया। तो ऐसा करके मैनेज किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा आपके एमसीक्यूज में कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपने मैक्सिमम मिनिमा के अंदर एक्स की वैल्यू आपकी आ रही है कि नहीं आ रही, और अगर आपने मेरे से क्लास ली है या मेरे से बुक ली है तो जरूर बताइएगा कि कॉस्टिंग आसान लगी कि नहीं लगी। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस इज सीएसईए में आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ। उम्मीद करता हूं कि पूरा एनालिसिस हाफ एन आवर का आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय।